फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये चैप्टर डाइसिंग है, इसकी बिगिनिंग का पार्ट, इट टॉक्स अबाउट वही जो मैं बार बार कह रही हूँ, वो स्प्लेंडर, उसके लिए ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स वी कैन यूज, कोई चीज बहुत शानदार है, एक्सुबरेंट है वो, है ना, बहुत ही प्लेंटी में कोई चीज है, बहुत ही जिसकी जो अमास, जो वेल्थ क्रिएट की गई है ना, वो बहुत ज्यादा प्लेंटी में है, उसको प्लेंटिट्यूड प्लेन भी कहते हैं, लग्जरी आप सबको पता है। तो ये सब कुछ जो पांडवों के पास है, ये दुर्योधन को की मिजरी का, सफरिंग का रीजन बना हुआ है। ये हम बात कर चुके हैं, बिकॉज पांडव जो है वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, पीक ऑफ पावर। इसी चैप्टर में, डाइसिंग में ही बाद का हिस्सा जो है वो क्या बताता है, कंप्लीटली जो फॉर्चून है वो बदल गया है। कहाँ वो बिल्कुल रिचनेस को एंजॉय कर रहे थे, फेम को एंजॉय कर रहे थे पांडव, और कहाँ वो क्या बन गए, स्लेव्स, बिकॉज ऑफ दैट डाइसिंग। तो ये जो डिटेल्ड चीजें हैं, जब हम हाइपर बोल को डिस्कस कर रहे थे, अतिशयोक्ति की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि एपिक का ये इम्पोर्टेंस है, बात डिस्क्राइब की गई है, वो सिर्फ इसलिए भी डिटेल में एग्जेजरेटेड फॉर्म में होती है ताकि वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सके। और फिर जब जितना ड्रामेटिक इफेक्ट है उतना ही उसका असर होता है, क्योंकि जब एक फॉल दिखाना है, पतन दिखाना है, जो एक स्प्लेंडर जो एंजॉय कर रहे थे पांडव, उनका फॉल दिखाया, वो उतना ज्यादा रीडर्स को शॉकिंग लगता है। और जिस तरीके से जो जो धृतराष्ट्र हैं, वो जब मैंने कहा एज अ पेरेंट वो ब्लाइंडेड हैं अपने बेटे के प्यार में, तो वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये तो सिर्फ एक फैमिली गेम है डाइस की। और फिर हमें भी पता है कि ये फैमिली गेम नहीं रहती है, ये एक तरीके से पूरी की पूरी जो है, इट बिकम्स द बेस ऑफ ऑल द महाभारत दैट फॉलोज, है ना। क्योंकि आप खुद समझिए कि महाभारत जो शब्द है, हमने इसको कहा कि जब बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया कि इट इज अबाउट द हिस्ट्री, द ग्रेट हिस्ट्री, लेकिन महाभारत हम किसके लिए सिनोनिम यूज करने लगे, जब मैनिपुलेटिव, जब लोग एक दूसरे के प्रति साजिशें, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने लगे, और फिर वो कैसे युद्ध हो जाता है। तो ये वो फैमिली गेम नहीं रहती है, ये एक किस्म की ऐसी गेम बन जाती है जो कि मृत्यु और जीवन को भी निर्धारित करती है। कितने लोग हैं जो इन दो वॉरिंग ग्रुप्स में अपनी जान गंवा बैठते थे। सो वी सी कि ये जो जो ये स्टोरी है, ये एपिक है, ये बहुत लेवल्स पे एड्रेस करता है कंटेम्पररी इश्यूज को भी। अब हमें पता है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि ये स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारा जो इंडियन कल्चर है, स्पेशली एंशिएंट कल्चर, उसमें ओरल ट्रेडिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने वेंशम्पायन और ये सब की बात कर रहे थे, जो नैरेटर्स हैं, ठीक है, और ज्ञानमय जो हैं, जो कि सुन रहे हैं इस कहानी को, वो भी बहुत ज्यादा प्रश्नों से भरे हुए हैं। उनके मन में है कि वो जो कहानी सुना रहे हैं, है ना, वो उसको बताएं कि क्या कुछ हुआ इस इवेंट में, इस डाइसिंग में, और क्या ये रिवर्सल है जो जो घटित होता है, जहाँ पे पांडव जो है, जो था, वो सब कुछ जो है दे लूज नॉट इवन दिस। हम कहें कि उन्होंने सिर्फ अपना वैभव, अपनी अपनी दौलत, अपना यश, सब कुछ खो दिया उन्होंने, मतलब अपने रिलेशंस को भी खो दिया, ब्रदर्स खो दिए, अपनी इवन व्हाट कैन बी द वर्स्ट थिंग, कि उन्होंने अपनी कंपेनियन, अपनी वाइफ को भी दे लूज द काइंड ऑफ अथॉरिटी जो उनके पास थी। ओके, सो इनको जब हम इस गेम ऑफ डाइस को समझते हैं, क्योंकि इसके जरिए ही रिवर्सल ऑफ फॉर्चून आया, तो हम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के अंदर अब वो रीजन देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले रीजन ही क्या है, यही जो गेम थी डाइस की, जिसमें शकुनी ने चैलेंज किया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्षत्रिय थे, ये उनका प्रिंसिपल, ये उनका धर्म था कि वो किसी को मना नहीं करते, और युधिष्ठिर जो हैं, उनको विदुर इनवाइट करने आते हैं कि आप धृतराष्ट्र के महल में आइए, पैलेस में, ये अरेंज किया गया है एक फैमिली गेम,
let us play and enjoy. और युधिष्ठिर फर्स्ट इंस्टेंस पे कहते हैं कि गेम और हम में तो सिर्फ झगड़े ही हो सकते हैं. सो विदुर भी समझते हैं ये बात को और वो मानते भी हैं. आई नो दैट द गेम विल ब्रिंग डिजास्टर. सो ऑल ऑफ अस नो कि विदुर जो हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी विजडम के लिए जाने जाते हैं. और उन्होंने कैसे यहाँ पे ये बात मानी कि जो ये बहुत बड़ा प्रलय, कोई बहुत बुरा मुसीबत जो है वो ब्रिंग कर सकता है ये जो गेम ऑफ डाइस है. और हम एज अ रीडर देख रहे हैं कि युधिष्ठिर है वो सबसे ज्यादा, जब जब वाइज लोगों की बात की जाएगी इस एपिक में, उनका जिक्र सबसे पहले आता है. और उन दोनों को ही जो उनके विचार हैं वो सेम है. बट इवन देन ये जो फेट और डेस्टिनी की बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पता होने के बावजूद दोनों मान जाते हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स वो क्यों मान जाते हैं? क्योंकि उनका धर्म उनको ये कहता है, विदुर का धर्म कहता है टू ओबे अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ हिज किंग. और ऐसा ही युधिष्ठिर के साथ हुआ. सो दैट मीन्स हम ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे पॉइंट कि युधिष्ठिर का जो धर्म है, उसका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, उससे वो खुद से बाध्य महसूस करते हैं. दैट ही कैन नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, द इनविटेशन. इसको किस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये इसमें डेंजर इन्वॉल्व है अगर हम इस गेम को प्ले करते हैं. सो आई एम गोइंग टू कोट, इट इज ऑन पेज नंबर 25. Most dangerous gamblers have been collected who are sure to play with wizard tricks. अब चालाकियों से खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, गैम्बलिंग करने वाले हैं, वो इस गेम में इन्वॉल्व हैं. इट इज द किंग धृतराष्ट्र बिहेस्ट. बिहेस्ट रिक्वेस्ट को कहते हैं कि मैं तो धृतराष्ट्र के जो रिक्वेस्ट है उसके कारण आई विल नॉट रिफ्यूज sage to go to the game. A son will always respect the father. तो ये उनकी भावना है युधिष्ठिर की. He understands fatherly figure. He considers Dhritarashtra as fatherly figure. हम सब ये जानते हैं युधिष्ठिर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था. सो वी सी कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो एज अ चाइल्ड वो ओबे कर रहे हैं. और युधिष्ठिर का जो इमेज है एवर ओबीडिएंट का. और वी सी दीज डेज, हम कहते हैं कि बहुत बार ये सुनने को मिलता है ना, वी से अच्छाई और बीइंग वेरी नाइस टू अदर्स ये जमाना ही नहीं है. बट वी हैव पीपल लाइक युधिष्ठिर जो बहुत ज्यादा अपनी धर्म, अपनी ड्यूटी के लिए बाउंड हैं, कि उनको नुकसान, डेंजर दिख रहा है, बट फिर भी वो अपनी निष्ठा, अपनी फीलिंग से बंधे हुए हैं ऑफ ट्रूथ. सो व्हाट हैपेंस इन दिस गेम ऑफ डाइस, हम सबको पता है. युधिष्ठिर किंगडम भी लूज करते हैं, अपने भाइयों को भी लूज करते हैं, अपने आप को भी दाव पे लगा देते हैं ना, सेल्फ भी खो देते हैं. सो धीरे धीरे, बिट बाय बिट, ही लूजेस एवरीथिंग. पहले वो शुरू करते हैं कि जो कुछ उनके पास वो सोना, वो गोल्ड से जड़ा हुए चीजें हैं, चाहे वो रथ है, चाहे बहुत सारे, क्योंकि मैंने कहा था ना पहले कि जो ये एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे आर्मी में पहले, है ना. तो फिर इतने सब कुछ हार, धीरे धीरे वो सब कुछ हार जाता है. राइट. मैनी हम वो सोसाइटी की बात कर रहे थे, उस सोसाइटी में स्लेव सिस्टम था, बहुत सारे जो दास और दासियां थी, सब कुछ वो हार जाता है. बहुत सारे उसके पास घोड़े, रथ, जो ये फेम का रीजन बने थे, सब कुछ एक एक करके जो किंगडम के अंदर था वो सब. और सो वी सी सब कुछ वो खो गया है. अब उसके पास क्या है? उसके भाई और उसकी वाइफ. और वो क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो चुका है, तो स्टेक पे लगाता ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाव पे लगाना, तो वो सब दाव पे लगा रहा है और सब कुछ वो खो रहा है.
और हमें ये नैरेटर जब कहानी सुनाए जा रहे हैं, हमें ये पता है कि हर बार शकुनी ही डिसाइड करते हैं, वो ही कुछ चाल चलते हैं और वो ही एक आवाज आती है चीख की कि जीत गए, सो ही विन्स एवरी टाइम। और पांडव, ये वो रिवर्सल है फॉर्चून का कि उनके सामने गुलाम बन के खड़े हैं और वो गुलाम। और इससे आप उस पूरी सभा को इमेजिन कीजिए जहां पे सब बड़े हैं, भीष्म हैं, धृतराष्ट्र हैं, सब बड़े हैं, उनको गुस्सा है, उनका एंगर है देख के कि ये गलत है, बट किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुर्योधन को स्कोल्ड कर सके, डांट सकें और उसको गेम को खत्म कर सकें। इवन जब विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को, दिस मैन, वो किसकी बात कर रहे हैं? दुर्योधन की। ड्रंक विद प्लेइंग डाइस। आप इस चीज को समझिए, जब भी मैंने दुर्योधन को डिस्कस किया है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नॉट दैट ही इज समथिंग, दैट ही इज समवन हु पोर्ट्रेज इविल, बट ऑल्सो हम लोगों को एहसास, एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमें पता होना चाहिए कि ये जो इवल एलिमेंट्स हैं वो हम सब में होती हैं। हमने सिर्फ उस पे एक चेक पुट करना है, जो दुर्योधन चेक पुट नहीं कर पाया। दुर्योधन जब जेलसी, इनसिक्योरिटी से भरा था, ये तो बहुत नेचुरल फीलिंग्स हैं, ये तो सब में होती हैं, लेकिन आप उसको कैसे लेके जाते हैं? आप अगर आप जेलस फील कर रहे हैं तो आप कैसे सोचेंगे? दो ढंग हैं, आई शुड वर्क मोर हार्ड, आई शुड डू समथिंग कि मैं ऐसा ऐसा या मैं ये पा सकूं, राइट? तो दो जेलसी कैन बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे। तो जो ये जो एक्सप्रेशन है कि उसके अंदर तो अब नशा किसी भी चीज का ना, ही इज ड्रंक विद दिस फीलिंग कि मुझे डाइस के थ्रू हराना है, मुझे उस इंसल्ट में रखना है, और मैं जो हूँ, ये सैडिस्टिक प्लेजर होता है ना, दूसरे को दुख में देखकर खुश होना। तो ये जो एलिमेंट है उसके अंदर, दुर्योधन के अंदर, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बाध्य करता है कि एक इंसान इतना ड्रंक हो चुका है इस फीलिंग से कि उसको डाइस प्ले करनी है, वो फिर कुछ और नहीं देख रहा है, डज नॉट लुक अबाउट हिम लाइक द नीड ड्रिंकर एंड स्टार्टिंग अ फ्यूड विद ग्रेट वॉरियर्स, ही डज नॉट रेकन हिज डाउनफॉल। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हर वो बड़ा इंसान जो हमसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, जब हमें वो कहते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, आपको सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जैसे एक नशे में डूबा हुआ इंसान, उसको कुछ और नहीं दिखाई देता। तो वो अपना क्या नहीं देख सकता? वो इतने बड़े वॉरियर्स से झगड़ा मोल ले रहा है और वो क्या नहीं देख पा रहा? अपना पतन, डाउनफॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायडेक्टिक शब्द जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, ये डायरेक्टली, ये सटल वे में, इनडायरेक्ट वे में ये टीचिंग है हम सब के लिए कि जब आप किसी के दूसरे के लिए बुरा क्रिएट करते हो, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, आप खुद भी बाय यूनिवर्स का ये पैटर्न है कि आपके लिए भी उतना ही बुराई क्रिएट हो रही है, आपके लिए भी क्रिएट हो रहा है सूनर और लेटर। और हम सबको पता है कि धृतराष्ट्र, क्योंकि ही सो ब्लेंडेड विद दिस फीलिंग लव फॉर हिज सन, वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं उसकी एडवाइस को। इससे भी बुरा क्या है इस गेम ऑफ डाइस में? वाइफ जो द्रौपदी है उसको खो देना। तो शकुनी जो है, आप सबको पता है कि सीड्स, जो बीज बो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग हिम, वो फैन कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स को, दुर्योधन की, और वो यहाँ पे पूरा क्रिएट कर रहे हैं माहौल, जब वो नेगेटिव जो एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, जब वो चुभते ट्रिकिंग वे में बोलते हैं, येट देयर इज योर प्रेशियस क्वीन, अभी आप पूरी तरीके से हारे नहीं हो। आपको पता है कि जब हम इस एपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हमने बार बार ये बात की कि वुमेन को भी ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बार बार ऑब्जेक्टिफाई किया है। सो वी सी हियर ऑल्सो द्रौपदी इज सम पोजेशन, एक ऐसी वस्तु है जिसको पोजेस किया गया है। एंड वन थ्रो इज येट अनवन। वन थ्रो मीन्स जो गेम का एक पासा और खेलना है, और वो अभी हमने जीता नहीं है। Stake Krishna of Panchal and win yourself back with her. So अब हम सबको पता है कि जब वो इतनी चीजें दाव पे लगा रहा है युधिष्ठिर, तो वो यहाँ पे
वाइफ को भी जो है द्रौपदी को भी स्टे करते हैं और वो एज यूजुअल वहां भी हार जाते हैं। धृतराष्ट्र जो है और मैंने जैसे कहा एल्डर्स हैं जो उस सभागार में उनके गुरु हैं दोनों कजन्स भाइयों के, द्रोण, राइट, कृपा, और वो सब जो हैं जब इतनी बड़ी बात, बिकॉज डॉटर इन लॉ ऑफ अ हाउस का सिंबल है, और जब मैंने ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने समझा ड्रंक वाला, जब कोई भी इंसान किसी भी इंटॉक्सिकेशन की इन्फ्लुएंस में है, सबसे पहले क्या खत्म होती है? उसका लॉजिक की एबिलिटी, उसकी समझ की एबिलिटी, वो नशा चाहे किसी भी चीज का हो। तो ये जो ये जो इंटॉक्सिकेशन है दुर्योधन और उसके पूरे कैंप की, वो क्या है? हर हाल में पांडवों का पतन, हर हाल में उनकी ह्यूमिलेशन, वो किस हद तक चली जाती है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र सबसे जो हेड हैं, किंग के रोल प्ले कर रहे हैं, उनको अभी ये नहीं दिख रहा कि डॉटर इन लॉ जो है वो ह्यूमिलेट हो रही है या वो एक वस्तु की तरह हराई जा रही है जैसे कि बाकी भाई एंड ऑल, लेकिन उसको क्या दिख रहा है कि मेरे बेटे जीत रहे हैं, माय कैंप। उसको तो अभी उस एक्सिलरेशन, उस खुशी में वो तो है कि मेरे बेटे जीत रहे हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि वो उसमें एक जो दुर्योधन के प्रति वो दुर्योधन के अंदर वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देख रहा है ना अभी, और इसमें आप कंट्रीब्यूशन देखिए इस बुराई में सब लोगों का, कि धृतराष्ट्र ऑर्डर करते हैं कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, और सी the lines that are quoted, पेज नंबर 25 के बॉटम पे है ये, the beloved wife whom the Pandavas honor, let her sweep the house and run on our errands. So जो इनकी पत्नी है, उनको जो ये इतना ऑनर करते हैं, तो वो स्लेव बनाएंगे ना उसको, और उसको स्लेव, उसका काम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे सारे काम वो करेगी। व्हाट अ जॉय टू वॉच। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन। विद द सर्विंग रेचेस, तो वो रेचेस शब्द उन मेजरेबल दासियों के लिए बोला है जिनके लिए बहुत सारे काम है दिन भर में, और दे डोंट हैव एनी टाइम टू रेस्ट एंड ऑल, तो उनमें से एक होगी द्रौपदी। इस टाइम पे विदुर, फिर आप देखिए विदुर का रोल यहाँ पे, जो बार बार स्ट्रेन और बार बार एडवाइस, जो उनका काम है, ही इज एडवाइजिंग, यहाँ भी वो दुर्योधन को एडवाइस कर रहे हैं। द इनक्रेडिबल हैपन्स थ्रू पीपल लाइक यू डोंट नो इट, निटविट, जैसे हम किसी को कहते हैं ना मूर्ख, जिसको कुछ समझ नहीं है। यू आर टाइड इन अ नूज, जैसे एक हम किसी एनिमल, हॉर्स जैसे एनिमल को देखते हैं, बांध लेते हैं, तो वो उसको सिर्फ सामने इधर उधर घूमने नहीं देते हैं ना, तो उस नूज से बंधे हो। यू हैंग ओवर अ चैस्म एंड डू नॉट ग्रास्प इट, यू डम डियर टू एंगर टाइगर्स। तुम एक उस डियर, उस बहुत ही जिस जिस एनिमल में इतनी पावर नहीं है कि वो टाइगर्स को कम्बैट कर सके, एनकाउंटर कर सके, तुम वो कर रहे हो। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, इनक्रेडिबल, कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी, वो होने वाला है, वहां उस परिणाम की तरफ तुम जा रहे हो। So we see as a student of this part of एपिक, और एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विदुर एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी है जो कॉन्स्टेंटली इस बात को रिपीटेडली बता रहे हैं कि अगर ये क्लैश होता है इन दो ग्रुप्स में, तो सबसे ज्यादा इनमें पावरफुल कौन है? पांडव्स। चाहे उनके पास पावर नहीं रही, टाइगर्स तो वो हैं, मतलब दे हैव दैट फेरोशियसनेस, दे हैव दैट पावर, और वो मोर पावरफुल हैं देन द कैंप ऑफ दुर्योधन। और दुर्योधन को देखो, जो हम वो पढ़ रहे थे ना फिगर्स ऑफ स्पीच, तो ये मेटाफर का यूज है, क्योंकि जब सिमिली का प्रयोग किया जाता है तो लाइक और एज को प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लाइक और एज तो यूज नहीं किया ना, तो सीधा बोला यू डम डियर,
और तुम क्या कर रहे हो, यू एंगर टाइगर्स। तो टाइगर्स भी मेटाफर है पांडव्स के लिए, और डियर मेटाफर है दुर्योधन के लिए। और विदुर जो है हमारे सामने, हम समझते हैं वो उस ऋषि, उस एक जो हम रिस्पेक्ट देते हैं एक सेज को, है ना, ऋषि मुनियों का एक अलग स्थान है हमारी संस्कृति में, हमारी एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ में। तो वो वैसा उनको दर्जा दिया गया है, और वो उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, बिकॉज ही हैज दैट पावर विद इट। तो वो यहाँ डेफिनेटली वो जो एक वर्ड्स में जो एक एक ट्रूथ होता है, उनके वर्ड्स में वो सही होता है, क्योंकि ये तो पता ही है कि ये सब होता है जो वो बताते हैं कि ऐसा इनक्रेडिबल कॉन्फ्लिक्ट क्लैश होगा, और तुम कहीं भी इनके सामने स्टैंड नहीं कर पाओगे। फॉर दिस टू बी श्योर स्पेल्स द एंड ऑफ द कुरुज। और याद रखो दुर्योधन, जो तुम कर रहे हो, तुम रीजन बनोगे कुरुओं का खात्मा, जो रीजन है वो तुम बनोगे। अ ग्रिसली एंड, द प्रडिशन ऑफ ऑल, सब खत्म, प्रलय, सब खत्म। और हम यहाँ पे देख रहे हैं दुर्योधन, मैंने बार बार कहा आपको, दुर्योधन की जो ट्रेट्स हैं वो हमें सिखा है कि हमें ये नहीं करना। क्या नहीं करना? अब दुर्योधन नफरत और गुस्से से इतना भरा हुआ है, ही इज अनेबल टू सी, राइट। आप कुछ एक ऑब्जेक्टिव व्यू से किसी चीज को तब देखेंगे जब आप उस चीज से बाहर निकलेंगे। जब आप उसी में जल रहे हैं, जैसे कि दुर्योधन पागल हो चुका है गुस्से और बदले से, वो तो बिल्कुल भी वो कहता जाओ जैसा किंग ने कहा है, और द्रौपदी को लेकर आओ कोर्ट में। सो मोस्ट द सेक्शन ऑफ दिस एपिक जहाँ पे द्रौपदी को इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है, वी आर गोइंग टू फोकस दैट नाउ, कि द्रौपदी को वो ह्यूमिलेशन जिसकी उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जस्ट इमेजिन दैट कोर्ट, उस सभागार को इमेजिन कीजिए जहाँ पे फैमिली के बड़े हैं, वो किंग्स हैं, है ना, वो किंग हैं, और वो रिस्पेक्टेड पीपल हैं अपनी सोसाइटी के, द्रोण, भीष्म, नाम है इन सबका। तो यहाँ पे जहाँ द्रौपदी को खींच कर लाया जा रहा है ना, सो वी सी कि ये दुर्योधन जैसे जो कैंप है, जो इनका ग्रुप है, वो भी इस चीज को, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो देखने वाले, जब हम इस एपिक को, इसकी स्टोरी को देख पा रहे हैं, हम उस सोसाइटी के सेक्शन को समझ पा रहे हैं जो पॉलिटिकली, जो एंटरटेनमेंट के लेवल पे, मतलब कहाँ कहाँ वो इस गेम ऑफ डाइस को पोजीशन कर रहे हैं। आप देखिए, जब गेम ऑफ डाइस चल रही है, सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही जितनी भी समाज के अंदर राजनीतिक घटनाएं हैं, जितनी भी समाज के अंदर मनोरंजन का जो स्फीयर, जो एरिया है, वो किसके लिए रखा गया है? मेन के लिए। Women were never part of any game. Women were never part of any political activities. और मैं जितना भी हम समझ रहे हैं पुराने एपिक्स को, हम देख रहे हैं कि उनमें तो एंटर भी नहीं करते थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, मेन आर डिस्कसिंग, राइट, वुमेन डू नॉट इवन एंटर दैट प्लेस। द्रौपदी को जब खींच कर लाया गया यहाँ पे, कौन सी जगह है ये, जहाँ पे सिर्फ मेन है, तो वो क्या है? कंप्लीटली एक हॉल है, एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे देयर इज दिस ओनली वुमेन, राइट, ऑल ऑफ देम, द रेस्ट ऑफ ऑल पीपल आर मेन। सो all men watching this woman, this lonely woman। और जो द्रौपदी के स्पीच है यहाँ पे, जस्ट थिंक, जो शकुंतला की हम बात कर रहे थे, जो सीता की हम बात कर रहे थे, शी इज समवन जो मॉडर्न वुमेन को रिप्रेजेंट करती है।
जिसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को एनकाउंटर करना पड़ता है विद नो फॉल्ट ऑफ हर ओन। और जैसे उसे निर्वस्त्र वो डिसरोब किया जाता है, तो बहुत फायरी, बहुत ऐसी स्पीच है जो गुस्से, जो उनकी असर्शन को दिखाती है। और वो एक बात कहते हैं, मैं पेज नंबर 26 के तीसरे पैराग्राफ में, इट इज वर्थ नोट, sorry, what greater humiliation than that इस इंसल्टिंग कोई मोमेंट नहीं हो सकता। आई, अ वुमन ऑफ वर्च्यू एंड ब्यूटी, नाउ मस्ट इन्वेड द मेन्स हॉल। सो मेरी एक गरिमा, मेरी एक अपनी जो अच्छाई, मेरी क्वालिटी, सब कुछ एक तरफ, और मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जैसे कि कोई आक्रमण करता है ना किसी अलग स्फीयर में जाकर। व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द लॉ ऑफ द किंग्स? तो आप सब इतनी बातें करते हैं, आप बीइंग द हेड, आप धर्म और कानून की बातें करते हैं, क्या मायने रह गया? फ्रॉम ऑफ ओल्ड वी हैव हर्ड, जितने बड़े हैं हमने उनसे सुना है, दे डू नॉट ब्रिंग लॉ माइंडेड इनटू देयर हॉल। सो वी सी कि आप समझ रहे हैं कि एक औरत की पोजीशन, स्पेशली जब हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखते हैं, सो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हम क्या समझते हैं, एक जगह है, ये जगह पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो चाहे जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड है, उसके लिए रखी गई है, राइट? और उसको पहला ही जो द्रौपदी को बुरा लग रहा है, पहली ही फीलिंग है, शी इज ऑल अलोन। और अलोन एक तरफ, दूसरा द ट्रीटमेंट दैट शी गेट्स, उसको बालों से पकड़कर खींचकर, शी इज ड्रैग्ड जैसे किसी वस्तु को। अब क्योंकि उस वस्तु ने अपनी वैल्यू खो दी है, अब वैल्यू उसकी, वो कहती है मेरी वर्च्यू, मेरी ब्यूटी कैसे खत्म हो गई? सो दैट इज देयर इंटेक्ट इन मी। और जैसे दुशासन उसको खींच के लाता है, सो शी सेज इन द हॉल आर मेन हु हैव स्टडीड द बुक्स। तो आप तो सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। शी एड्रेसेस, सबसे बात करती है वो, कि फिर क्या फायदा आपके उस ज्ञान अर्जित करने का? ऑल आर लाइक इन unto invalids. They are all my gurus, correct for them. Before eyes I cannot stand this. तो जिनको मैंने इतना रिस्पेक्ट दिया है, कि कोई गुरु को एक शिष्य रिस्पेक्ट देता है, ये वो सब लोग हैं, इन्होंने किताबों को, ज्ञान को अर्जित किया है, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझे अपने बड़ों के आगे इतना ह्यूमिलेट होना पड़े। और द्रौपदी, देखो, जस्ट सी, इमेजिन हर कंडीशन। वो तो अपने जो ये महल होते हैं, महल के जो कमरे हैं, इनको चैम्बर बोलते हैं, बिकॉज बहुत बड़े रूम्स होते हैं, तो वो अपने उस चैम्बर में है द्रौपदी। और वो जब मैसेंजर को भेजा जाता है कि आप लेके आओ, तो उसकी आवाज बदल जाती है, राइट? ही सेज टू योर कोर्स आई मस्ट लीड यू, आपका जो काम है मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इससे तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि इज दिस द वे टू टॉक टू अ क्वीन? वो तो पूरा इरिटेट हो जाती है, उसको शौक भी लगता है, और फिर वो पूरा अपना गुस्सा जो है वो असर्ट करती है। वो कहती है, हाउ डेयर यू स्पीक सो एंड अशर टू मी, सो दिस इज नॉट योर वे ऑफ टॉकिंग। तो वो क्वेश्चन करती है, युधिष्ठिर की जजमेंट पे भी क्वेश्चन करती है। What son of a king would hazard his wife? बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है ये। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। तुम एक आम इंसान नहीं हो, वो युधिष्ठिर को क्वेश्चन करती है कि तुम एक आम इंसान नहीं हो जो ये कह सकता है कि मैंने इम्पल्स में बहकर ये क्वेश्चन, ये दाव खेल दिया। तुम एक किंग के बेटे हो, और कैसे एक किंग का बेटा जो है वो अपनी वाइफ को हैजार्ड मीन्स किसी मुश्किल में, किसी कैटास्ट्रॉफी में, या कोई नुकसान पहुंचा सकता है? हाउ कैन यू? सो वी सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो रेज करती है कि आप, हु गिव्स यू दिस राइट ऑन योर कंपेनियन, ऑन योर वाइफ?
जबकि जो जो द्रौपदी है उसका क्वेश्चन वही है जो हमने पहले जैसे डिस्कशन में किया, दैट शी इज नॉट अ मटेरियल पोजेशन। मुझे हारने का हक किसने दिया आपको? यू नो, हु आर यू? So this is a very heavy, very profound question. Who gives you right on me? जब आपने खुद को ही खो दिया, बिकॉज वो पहले युधिष्ठिर खुद को दाव पे लगाता है ना, तो एक हारा हुआ इंसान किसी दूसरे को कैसे जो है हार सकता है? सो व्हेन यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ, तो वो उसको, क्योंकि उसके पास तो भी मैसेंजर ही आया है ना, तो उसको कहती है जाओ तुम अपनी गेम पे और पूरी असेंबली से पूछो, जो युधिष्ठिर से पूछ के आओ, whom did you lose first, yourself or me? और फिर युधिष्ठिर जो है उनको कहते हैं कि नहीं आप आइए, तो वो द्रौपदी हॉल में आती है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है इट टेल्स कि वो कैसे हैं वहां पे, इन हर वन गारमेंट नॉटेड बिलो, वीपिंग, एंड इन हर courses she went to the hall, the Panchal princess, and stood before her father-in-law. How mean, how really pathetic, how so full of pain. द्रौपदी का जो जो सिचुएशन, जो उसकी प्रेडिकामेंट है एज अ डॉटर इन लॉ, वो अपने फादर इन लॉ के सामने खड़ी है, किस हाल में खड़ी है, ऑल ऑफ अस नो दिस। तो जो गेम ऑफ डाइस में हम सब समझते हैं, राइट, वो जो जो रिपरकशंस हैं या जो इफेक्ट्स हैं, उनमें सबसे बुरा जो कभी नहीं भूलने वाला है वो है द्रौपदी का ह्यूमिलेशन। ये वो एक ऐसा पर्टिकुलर सीन है इस एपिक का, जहां पे द्रौपदी को खींच के लाया जा रहा है, दुशासन ये करता है, जो ये एक्ट, ये सच में मन में बहुत भय और गुस्सा उत्पन्न करता है, इवन रीडर्स के भी। और हम देख रहे हैं कि दुशासन किस तरीके से बात कर रहे हैं उससे। और जरा इस लाइंस को पेज, इट्स ऑन द बॉटम ऑफ पेज 26। ऑल राइट नाउ कम पंचाली, यू आर वन, तुम्हें जीत लिया गया है। लुक अपॉन दुर्योधन्स विदाउट शेम, यू शैल नाउ लव द कुरुज, लॉन्ग लोटस आइड वन, You have been won under law. Come along to the hall. ये इसे कहते हैं कलयुग का जो जो एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं जब हम इंडियन हिस्ट्री को समझते हैं, और हम कहते हैं कि सब कुछ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि कलयुग है ये, राइट। और जरा देखिए इसमें कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपको स्लेव बना दिया गया है, वो कानून के तहत, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत जस्ट और जायज ढंग में आपको बनाया गया है। This is the example of the foul, the worst use of language. मुझे इसको रूपांतरण अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण करने की भी जरूरत नहीं लग रही है। You understand the kind of humiliation जो द्रौपदी को यहाँ सहना पड़ रहा है, जो बहुत ही वल्गर जेस्चर्स दुर्योधन, उसके साथ ही जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, है ना, जो वो इलविल, जो मैलिस, जो मंद भावना वो द्रौपदी के लिए रख रहे हैं। और ऑल ऑफ अस नो कि शी इज मेंस्ट्रुएटिंग उस टाइम पे, और वो उसको अपने जो जब वो इस डिसरोबिंग को सह रही है, वो दुशासन को भी बताती है। पेज नंबर 27 की बिगिनिंग में है, इट इज नाउ माई मंथ, दिस इज माई सोलमेंट, हम बुद्धि यूज करेंगे, डॉट। मैम आपकी आवाज इंटरप्रेट हो रही है। अब आवाज क्लियर है? मैम आप भी पॉज हो रही है। It is not clear na? Right now. Let me change the connection, internet connection. Maybe that is the reason.
I am audible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे पहले काफी कब से डिस्टरबेंस थी, मतलब Ma'am, it what? is now my month. Okay, okay, right, right. So we were quoting from the epic. Just wait. बेस वाले मिलेंगे, ये नॉर्मल नॉर्मल बेस वाले। ओए ऑडियो है। Okay. So she says, I am into this single garment, इस ड्रेस में जिसमें मैं वेयर कर रही हूँ जिस ड्रेस को, और वो दुशासन क्योंकि अपनी अथॉरिटी शो करना चाह रहा है, वो उसको कहता है whether you wear this lone, अकेला ये जो क्लोथ है that you are covering yourself, or go without one, you have been won at the game. तो ये तुम समझ लो कि तुम हार चुके हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हार चुका है और हमने तुम्हें इस गेम में जीत लिया है। Being made a slave, और तुम दासी हो, and one lashes with slave at the fancy befalls. So this is the power that we hold. अब इस पर्टिकुलर स्टेज में जहाँ पे द्रौपदी menstruating women है, राइट, और वो बार बार इस बात को रिफर कर रही है, राइट, और हम समझ रहे हैं कि इसमें जो 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 कहानीकार है, जो राइटर है, वो एक सिंपैथी जो है वो क्रिएट करना चाहता है उस वुमन के लिए, उसकी उस हालत, उस प्रेडिकामेंट के लिए, लेकिन ये भी दिखाया जा रहा है एक अदर एस्पेक्ट कि विमेन इज नॉट पावरलेस, विमेन के पास वो पावर है, शी कैन रिप्रोड्यूस, ये वर्थ उसको एक प्रेशियस ज्वेल की तरह हाईलाइट करता है। तो ये जो ये डिस्कशन है वुमेन की पोजीशन के ऊपर, है ना, हमने बहुत बार ये बात की है कि हमारी जो हमारा ट्रेडिशन है वो भी कहता है कि वो जग जननी है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू द वुमन फॉर्म ऑफ गॉडेस, है ना, द गिवर ऑफ द बर्थ टू द वर्ल्ड। और ये जो पर्टिकुलर सीन है ये और भी ज्यादा इसलिए भी इसको हाईलाइट किया जाता है कि वुमन जिसको कि वो गुलाम दासी कह रहे हैं, और एक तरफ वो वुमन जो कि गिवर ऑफ बर्थ है, जो कि मदर फॉर्म है। तो ये कंट्रास्ट दिखाने के लिए ना कि मदरहुड भी है वुमेन में, और कहाँ वुमेन को दासी के तौर पे भी व्यू किया जाता था उस सेक्शन जो दुशासन दुर्योधन जैसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि एज अ स्लेव दे हैव द राइट ऑन द वुमेन टू यूज एज दे वांट। तो ये जब हम इस सीन को देखते हैं, दुशासन जो स्ट्रोकिंग हर, लेड हर एंड ब्रॉट हर, धक्के मारते हुए ना उसको उस हॉल में ला रहे हैं, और that Krishna of deep black hair to the hall as though unprotected amidst her protectors. यही तो आयरनी है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं वहीं पे वो सबसे ज्यादा अनप्रोटेक्टेड है। टॉस्ड हर एज विंड टॉसेस अ प्लैंटन ट्री, तो बहुत तेज हवा चलती है तो जो वृक्ष है वो अपनी बेस पे भी खड़ा होकर कितनी बुरी तरीके से झूलता है ना। सो दैट इज द वे द्रौपदी इज बीइंग टॉस्ड। उसके बाल कैसे बिखरे हुए हैं द्रौपदी के, है ना, और उसके जो ड्रेस है वो भी गिर रही है, और वो पूरी तरीके से दुशासन उसको शेक कर रहा है, कितना उसके अंदर वो शर्म, वो इंसल्ट की जो एक आग है, दैट इज शोन इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स, कि वो पूरी सभा में, वो जहाँ पे सिर्फ मेन का सेक्शन है वहां पे शी इज द ओनली वुमन। सो this humiliation gives us many issues to think over। और मुझे लगता है आज की क्लास के लिए इट इज इनफ, हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। we'll talk in detail about